नमस्कार बच्चों, गणित के विद्यार्थियों के लिए मैं दीपक शर्मा एक बार फिर एक नई विषय वस्तु पर एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। इस बार जो हमारा टॉपिक है वो है कक्षा 11वीं का लिमिट्स, सीमाएं। किंतु ये टॉपिक जितना ही महत्वपूर्ण कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए है उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कक्षा 12वीं के लिए। इस सीमा टॉपिक को हमने 2 वीडियो में कवर किया है। पहले वीडियो में हम सीमाओं की अवधारणाओं को जानेंगे, उसके माध्यम से सीमाओं का किस प्रकार से निर्धारण करते हैं इसको देखेंगे, और दूसरे वीडियो में हम सीमाओं से संबंधित कुछ प्रमेय, सूत्र और कुछ सवालों को हल करेंगे। तो पहले वीडियो में चलिए हम सीखते हैं सीमाएं। हम बात करते हैं सीमा की, लिमिट्स की। तो हम ये जानते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी एक सीमा होती है, चाहे वो पैसे खर्च करने के मामले में हो या सहन शक्ति के मामले में। इसी प्रकार हर राज्य की अपनी एक सीमा होती है किसी निश्चित स्थान पर, हर देश की अपनी एक सीमा होती है एक निश्चित स्थान पर होती है। और जब हम उस स्थान की ओर अग्रसर होते हैं तो हम ये कहते हैं हम फला देश की सीमा पर पहुंचे। इसी प्रकार गणित में भी गणितीय फलनों की एक सीमा होती है एक निश्चित बिंदु पर, और उस सीमा का निर्धारण हम किस प्रकार से करते हैं इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हमने यहां पर एक फलन लिया है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इस फलन में हम सबसे पहले x बराबर 2 रख के देखते हैं। x बराबर 2 रखने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? f2 का मान 3 प्राप्त हो गया। आ गया। अब हम रखते हैं x बराबर 1। x बराबर 1 रखने पर हमें मिला 1 का वर्ग ऋण 1 बटे 1 ऋण 1, या हम इसे कह रहे हैं 0 बटे 0। हमने ये गणित में पढ़ा है कि किसी भी फलन के हर का मान अगर 0 हो जाता है तो वो फलन अपरिभाषित होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर फलन f(x) का मान परिभाषित नहीं है। जब फलन f(x) परिभाषित नहीं तो x बराबर 1 पर मान निकलेगा कैसे? तो x बराबर 1 पर f(x) का मान निकालने के लिए हम x के अत्यंत निकट बिंदु को लेते हैं और उस बिंदु पर हम f(x) का मान निकालते हैं, और जो मान हमें प्राप्त होता है उस मान को x बराबर 1 पर फलन का सीमांत मान या फलन की सीमा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कैसे? तो अभी हमने फलन लिया था f(x) बराबर एक्स स्क्वायर बटे एक्स माइनस 1। अब x बराबर नहीं है 1 के, तो हमने फलन के अंश को क्या किया? गुणनखंड कर दिया। गुणनखंड किया तो यहां पर हमें x माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1 कट गया। अब क्या बच गया? हमारा f(x) बच गया x प्लस 1। अब एक सारणी के माध्यम से हम x का मान 1 से कम लेकर के और x का मान 1 से ज्यादा लेकर के ये बताने की प्रयास कर रहे हैं या निर्धारण करने का प्रयास कर रहे हैं कि f(x) की सीमा x बराबर 1 पर क्या होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक सारणी ले ली है जिसके बाएं हाथ में x का मान 1 से कम है और उसको हम x का मान 1 की ओर ला रहे हैं, और दाएं पक्ष में x का मान 1 से अधिक है और वहां से हम x का मान 1 की ओर ला रहे हैं। सबसे पहले जब हमने बाएं पक्ष में लिया तो x का मान हमने क्या किया था? x का मान हमने किया 0.9, 0.9 लिया तो x का मान f(x) का मान 1.9। इसी प्रकार से बढ़ते चले आओ। क्या मिल रहा है? जैसे जैसे आप यहाँ पर 9 बढ़ा रहे हो वैसे वैसे मान यहाँ भी बढ़ रहा है। मतलब जैसे जैसे हम 1 से कम संख्या की ओर से x बराबर 1 की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे f(x) का मान 2 की ओर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? 1.9999। अच्छा, अब दाएं हाथ से देख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिया था 1.1, 1.1 लिया तो f(x) का मान 2.1, x का मान 1.01 लिया, यहाँ 2.01 मिल गया।
x का मान 1.001 लिया, यहाँ 2.001 मिला। x का मान 1.0001 लिया, वो fx का मान क्या मिला, 2.0001। अर्थात x का मान बढ़ते क्रम में बढ़ी हुई संख्या से जैसे जैसे 1 की ओर कर लाते हैं वैसे वैसे fx का मान 2 की ओर आ रहा है। मतलब x का मान 1 के नजदीक लेने पर फलन की सीमा 2 के नजदीक होती है। एक और उदाहरण के माध्यम से हम सीमा को समझने का प्रयास करते हैं। इस उदाहरण में हमने एक अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी ली है। गुणोत्तर श्रेणी है 1 धन 1/2 धन 1/2 का वर्ग धन 1/2 की घात 3 धन डैश डैश डैश। यह अनंत पदों की श्रेणी है ना। यहाँ पर देखो हर अगले पद में 1/2 का गुणा है। गुणा होने के कारण और समान संख्या का गुणा होने के कारण ये श्रेणी कैसी हो गई, गुणोत्तर श्रेणी हो गई। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, है ना। अब अगर हम इसके पहले पद का योग देखें, पहले पद का योग कितना है इसका, 1। दो पदों का योग देखें, दो पदों का योग कितना मिला हमें, 1.5। तीन पदों का योग देखें, तीन पदों का योग हमें मिला है 1.75। चार पदों का योग हमें मिला 1.875। पांच पदों का योग हमें फिर मिल रहा है 1.9375। मतलब जैसे जैसे हम यहां पर पदों की संख्या बढ़ा रहे हैं, 1 2 3 4 5 कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारा योगफल जो है वो 1 से बढ़कर के 2 के नजदीक जा रहा है। अगर हम पदों की संख्या अनंत कर देते हैं तो हमारी श्रेणी के योगफल का मान 2 के ओर अग्रसर होता है। 2 के बराबर नहीं हो रहा है, कहां हो रहा है, 2 की ओर अग्रसर होता है। इसे हम क्या कहेंगे कि इस गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल 2 की ओर अग्रसर होता है। ठीक है। अभी हमने उदाहरणों के माध्यम से यह देखा कि किसी चर की सीमा क्या है, लिमिट्स क्या है। हमने लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया पीछे। अब हम ये देखते हैं कि वास्तव में गणितीय रूप से सीमा को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। सबसे पहले किसी चर की सीमा, कोई संख्या a किसी चर x की सीमा कहलाती है यदि दी हुई छोटी से छोटी धनात्मक संख्या एप्सिलॉन के लिए x माइनस a का मॉडुलस बराबर एप्सिलॉन हो। अगर ऐसा होता है, x माइनस a का मॉडुलस एप्सिलॉन के बराबर होता है, तो हम ये कहते हैं कि a जो संख्या है वो चर x की सीमा है। अर्थात x माइनस a का मान, संख्यात्मक मान एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए और x a के समीप सभी बिंदुओं को ग्रहण कर ले जबकि उसके लिए वो परिभाषित है। जिन बिंदुओं के लिए a के समीप जिन बिंदुओं के लिए x परिभाषित है उन सभी मानों को अगर वो ग्रहण कर लेता है और x माइनस a का संख्यात्मक मान एप्सिलॉन से छोटा होता है तो हम ये कहते हैं कि चर a x की सीमा है। ठीक है। अब हम देखते हैं किसी फलन की सीमा। तो फलन की सीमा का निर्धारण के लिए हम व्यापक रूप में कह सकते हैं कि जब x का मान a की ओर अग्रसर हो तो फलन fx का मान l की ओर अग्रसर होता है। जब x का मान a की ओर अग्रसर होता है तो फलन fx का मान l की ओर अग्रसर होता है। अर्थात हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि x टेंड्स टू a, x a की ओर जा रहा है, तब fx टेंड्स टू l, fx l की ओर जाएगा। और जब ऐसा कहते हैं तो हम l को फंक्शन fx की सीमा कहते हैं और इसे हम गणितीय रूप में लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू l। ठीक है। तो ये एक सिंपल सी परिभाषा हो गई कि fx की सीमा l की ओर कब होगी, जब x टेंड्स टू a होगा, जब x a की ओर अग्रसर होगा।
अब हम देखते हैं कि फलन की सीमा का निर्धारण हम किस प्रकार से करते हैं। तो हमको याद होगा उदाहरण नंबर 1 पर जब हमने ये देखा था कि फलन x बराबर 1 पर परिभाषित नहीं है, तब हमने क्या किया था, तब हमने x बराबर 1 पर फलन का सीमा का मान निकालने के लिए a के समीपस्थ बिंदुओं पर सीमा का मान ज्ञात किया था। वो दो प्रकार से किया था, एक से छोटे मानों को लेकर के एक की ओर अग्रसर हुए थे और दूसरा एक से बड़े मानों को लेकर के एक की ओर अग्रसर हुए थे और सीमा का निर्धारण किया था। इसी आधार पर, इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी फलन की सीमा का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता है। पहला प्रकार है वामहस्त सीमा, मतलब x का मान a से छोटे मानों, a से छोटे मान मतलब क्या हो गया, बाईं ओर के मानों से a की ओर अग्रसर होता है और फलन का मान l की ओर अग्रसर हो तो इसे हम फलन की वामहस्त सीमा कहते हैं और इसे हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल टू l। दूसरा प्रकार है दक्षिण हस्त सीमा, राइट हैंड लिमिट, जब x का मान a से बड़े मानों यानी दाहिनी ओर से a की ओर अग्रसर हो और fx का मान l की ओर अग्रसर हो तो इसे हम फलन की दक्षिण हस्त सीमा कहते हैं और इसे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल टू l। मतलब सीधा सा है कि अगर मान एक से कम, a से कम है लेकर रहे हैं और a की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो हम कहेंगे वामहस्त सीमा, और अगर a से अधिक लेकर के x की ओर, a की ओर जा रहे हैं तो हम ये कहेंगे दक्षिणहस्त सीमा है। यदि वामहस्त सीमा और दक्षिणहस्त सीमाएं परस्पर बराबर हैं, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तब हम ये कहते हैं कि x बराबर a पर फलन की सीमा l है, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल टू l। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है तो हम कहते हैं कि x बराबर a पर फलन की सीमा का अस्तित्व है। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, मतलब वामहस्त सीमा और दक्षिण हस्त सीमा का मान अलग अलग है, तब हम कहते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज नॉट इक्वल टू एंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, अर्थात x बराबर a पर फलन fx की सीमा का अस्तित्व नहीं है। मतलब सीधी सी बात है कि अस्तित्व होने के लिए क्या जरूरी है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो, वामहस्त सीमा और दक्षिण हस्त सीमा बराबर हो। एक उदाहरण ले लेते हैं। यदि fx बराबर, हमारा फलन इस प्रकार से कि x स्क्वायर माइनस 1 बटे x प्लस 1 जब x बराबर नहीं है ऋण 1 के और माइनस 2 जब x बराबर है ऋण 1 के, तब हमें x बराबर ऋण 1 पर फलन की सीमा ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है फलन fx बराबर x स्क्वायर माइनस 1 बटे x प्लस 1 जब x नहीं है बराबर माइनस 1 के और माइनस 2 जब x बराबर है ऋण 1 के। ठीक है, हम सबसे पहले निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 प्लस fx हम निकाल रहे हैं, इसका मतलब x बराबर क्या रखें, माइनस 1 प्लस h। x बराबर माइनस 1 प्लस h रखने पर x माइनस 1 होगा तो h कहां होगा, 0 पर होगा, मान रख देते हैं हम। तो ये आ गया हमारा लिमिट x माइनस 1 प्लस h, माइनस 1 प्लस h माइनस 1 के बराबर नहीं है तो हमारा क्या जाएगा, fx का मान ये वाला लेंगे, ले लिया तो 1 माइनस 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1 बटे माइनस 1 प्लस h प्लस 1, तो 1 से 1 कट गया। अब हमारा क्या बचा, ऊपर वाला हमने ब्रैकेट स्क्वायर खोल दिया तो 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस 1 बटे h, 1 से 1 यहां भी कट गया, h कॉमन ले लिया, काट दिया और अब हमने लिमिट लगा दी। लिमिट लगाई तो कितना आ गया, माइनस 2 आ गया। ये कब आया, जब हमने क्या निकाला है, राइट हैंड लिमिट।
अब हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या है, लिमिट x टेंस टू -1 माइनस एफ एक्स। माइनस का मतलब क्या है, x टेंस टू -1 माइनस h। जब x टेंस टू -1 होगा तो h कहां जाएगा, 0 पर। मान रख दो, मान रखा हमने, तो ये हमको मिल गया -1 माइनस h का होल स्क्वायर -1 बटे -1 माइनस h प्लस 1। इसको हमने हल कर लिया, हल करने पर हमें कितना मिल गया, -2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से RHL राइट हैंड लिमिट और LHL लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हैं, अतः x बराबर x टेंस टू -1 पर सीमा का अस्तित्व क्या है और सीमांत मान कितना है, -2 है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। हमें फलन fx की मूल बिंदु पर सीमा का निर्धारण करना है, जबकि fx दिया हुआ है, fx बराबर है मॉडुलस ऑफ x बटे x जब x बराबर नहीं है 0 के, और 1 जब x बराबर है 0 के। क्या दिया है हमें, हमें दिया हुआ है फलन, ठीक है। फलन fx बराबर क्या दिया है, मॉडुलस x बटे x बराबर नहीं है 0 के, और 1 जब x बराबर है 0 के। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सीमा का निर्धारण करने के लिए हमने पढ़ा था कि हमको दिखाना है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होती है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब होगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स का मतलब हो गया कि x बराबर क्या रखना है, 0 प्लस एच। x बराबर 0 प्लस एच तब रखेंगे तो क्या होगा, x टेंस टू 0 होगा और तब h टेंस टू 0 होगा। चलिए रख दिया हमने, 0 प्लस एच रखा तो क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस एच। क्या f का मान 0 है क्या, नहीं है, क्या है, 0 प्लस एच है। तो क्या लेंगे, मॉडुलस x बटे x लेंगे। तो मॉडुलस 0 प्लस एच बटे 0 प्लस एच। हल कर लिया, लिमिट h टेंस टू 0 मॉडुलस h बटे h मतलब h बटे h, और इसका मान कितना आ गया, 1। RHL राइट हैंड लिमिट बराबर कितना हो गया, 1। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस एफ एक्स होता है। 0 माइनस का मतलब क्या हो गया, x बराबर रखेंगे 0 माइनस एच। x बराबर 0 माइनस एच रखने पर क्या होगा, जब x टेंस टू 0 होगा तो h कहां जाएगा, 0 पर जाएगा। मान रख दिया हमने, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच। 0 माइनस एच का मतलब क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ 0 माइनस एच बटे 0 माइनस एच। इसका मतलब क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ माइनस एच बटे माइनस एच, और मॉडुलस माइनस एच कितना होता है, माइनस प्लस एच के होता है, तो एच बटे माइनस एच, और ये बराबर कितना हो गया, -1। राइट हैंड लिमिट कितना था, +1, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, -1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब मूल बिंदु पर फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है। अब हम देखते हैं कि किसी फलन की सीमा की गणना किस प्रकार से की जाती है। मान लेते हैं x टेंस टू a पर फलन fx की सीमा की गणना करना है। तो फलन की सीमा की गणना करने की हमारे पास 3 प्रमुख विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, जब फलन fx एक परिमेय फलन होता है, अर्थात fx बराबर, अगर हम ये कहते हैं कि हमारा फलन px बटे qx के रूप में है, जहां qx 0 के बराबर नहीं है और p और q जो हैं वो x के बहुपद फलन है, तब हम अंश और हर के गुणनखंड करते हैं और उभयनिष्ठ गुणनखंड को काट देते हैं, फिर x का मान प्रतिस्थापित करते हैं और हम हमारी सीमा की गणना कर लेते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम उसको समझते हैं कि किस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं। यहां पर हमने एक प्रश्न लिया हुआ है। प्रश्न है कि सीमा का मान ज्ञात कीजिए, लिमिट x टेंस टू a 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, हमारा फलन हमको मालूम है, फलन fx बराबर क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। हम अंश और हर का क्या कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं।
तो हम ऊपर अंश का गुणनखंड कर लिया हमने, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1, और नीचे हर का गुणनखंड कर लिया, चूंकि हर x स्क्वायर माइनस 1 है तो हो गया x माइनस 1 x प्लस 1। पहले वाले पदों को हमने जब उसमें से कॉमन ले लिया तो 2x कॉमन आया, दूसरे अंतिम दो पदों से माइनस 1 कॉमन आया और हमने इसको गुणनखंड कर लिया, तो हमारा गुणनखंड आ गया x माइनस 1 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और x प्लस 1। हम देखें तो x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल, क्या बच गया हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x प्लस माइनस 1 बटे x प्लस 1। अब x बराबर 1 रख दिया हमने तो क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो इस प्रकार से हम सीमा का निर्धारण गुणनखंड विधि के माध्यम से कर सकते हैं। किसी फलन की सीमा की गणना करने की हमारी दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि। इस विधि में हम fx में x बराबर a प्लस h रखते हैं, जहां h एक अत्यंत छोटी संख्या है, बहुत ही छोटी संख्या है। मतलब जब हमारा मान x टेंस टू a होगा, मतलब x का मान a की ओर होगा, तो h टेंस टू 0 होगा, मतलब h का मान 0 की ओर होगा। इस प्रतिस्थापन को करने के पश्चात, मतलब x बराबर a प्लस h रखने के पश्चात अंश और हर को सरल करते हैं और सरल करने के बाद h बराबर 0 रखकर अभीष्ट सीमा को ज्ञात करते हैं। ठीक है, एक उदाहरण देख लेते हैं हमने उदाहरण में लिया हुआ है कि हमें सीमा ज्ञात करनी है लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 की। ठीक है, हमने जो दिया वो ले लिया। क्या दिया है, हमें सवाल दिया हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। x बराबर हमने क्या रखा, 2 प्लस h, x टेंस टू a था तो a प्लस h रखा ना, यहाँ पे x टेंस टू 2 है तो हम क्या रखेंगे 2 प्लस h। 2 प्लस h रखा तो जब x टेंस टू 2 होगा तो h टेंस टू क्या होगा, 0 होगा, तो लिमिट क्या हो जाएंगी। अब अगर हमारी लिमिट x टेंस टू 2 थी तो उसको हम क्या कर दिया हमने, लिमिट h टेंस टू 0 हो गई और x की जगह पर 2 प्लस h का होल स्क्वायर बट माइनस 4 बटे 2 प्लस h माइनस 2। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन किया, लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, ये 2 से 2 कट गया, 4 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस 4, ये 4 से 4 कट गया। अब जो कॉमन था उसको कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या है हमारे पास, h कॉमन है, h कॉमन ले लीजिए, कॉमन h लेकर के काट दीजिए, ये h से h कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, 2 प्लस h, 2 प्लस h में h बराबर 0 रख दिया, कितना आ गया, 2 आ गया और हमारी लिमिट का निर्धारण हो गया। तो इस प्रकार से हम फलन में x के मान को प्रतिस्थापित करके सीमा का निर्धारण कर सकते हैं, सीमा की गणना कर सकते हैं। सीमा के निर्धारण की तीसरी विधि है परमेयीकरण विधि। परमेयीकरण विधि में हम कर्णी चिन्ह युक्त राशियों का अंश अथवा हर में परमेयीकरण करते हैं। परमेयीकरण करने के पश्चात अंश और हर को सरल करते हैं और x का मान प्रतिस्थापित कर अभीष्ट सीमा का निर्धारण करते हैं। कैसे करते हैं, इसके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। हमने यहां पर लिया हुआ है कि हमको लिमिट ज्ञात करनी है x टेंस टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे x की। हमें निर्धारण करना है तो परमेयीकरण किसका करेंगे हम, ऊपर वाले चिन्ह की राशि का। कर्णी चिन्ह कहां है, ऊपर है ना अंश में, तो अंश का परमेयीकरण करने पर, अंश का परमेयीकरण करने पर हमें क्या होगा कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स है, तो परमेयीकरण में क्या करेंगे, बीच का चिन्ह बदल करके हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो हमने बीच का चिन्ह माइनस की जगह प्लस कर दिया, तो ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसका हमने अंश में गुणा किया और अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का हर में गुणा किया। अंश में जब गुणा किया तो अंश में हो गया एक्स ए माइनस बी गुणे ए प्लस बी, क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या हो गया, ये वर्ग और रूट हट गए, हमारा बच गया 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, हर ज्यों का त्यों रह गया। ठीक है, अब हमने ब्रैकेट खोल दिया तो 1 से 1 क्या हो गया, ये 1 प्लस का था और ये 1 माइनस का था, दोनों कट गए, हमारे पास बच गया 2x। तो 2x हमारे पास अंश में है और हर में x अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स है, x से x कट गया। अब x बराबर क्या रखना है, 0, हमने 0 रख दिया।
लिमिट में 0 रख दिया, कितना आ गया 2/2 अंडर रूट 2 या 1/√2। इस प्रकार से हम तीनों विधियों का उपयोग करके सीमा की गणना कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रसारों के बारे में बताऊंगा। ये अनंत श्रेणी प्रसार हैं, इनका उपयोग हम लिमिट्स में भी करते हैं और गणित में कई स्थानों पर इन प्रसारों का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा सबसे पहला जो प्रसार है वो है 1 + x⁴n, ये बराबर होता है 1 + nx + n × n - 1 बटे फैक्टोरियल 2 × x² प्लस n × n - 1 × n - 2 बटे फैक्टोरियल 3 × x³ प्लस डैश डैश डैश। दूसरा प्रसार है e⁴x बराबर होता है 1 + x + x² बटे फैक्टोरियल 2 प्लस x³ बटे फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश। तीसरा है e⁻x में क्या होता है, जहां जहां x की घात विषम है वहां वहां हम ऋण चिन्ह लगा देते हैं, मतलब 1 - x प्लस x² बटे फैक्टोरियल 2 माइनस x³ बटे फैक्टोरियल 3 प्लस x⁴ बटे फैक्टोरियल 4 माइनस डैश डैश डैश। ठीक है, अगला है a⁴x बराबर होता है 1 + x × log a प्लस x² बटे फैक्टोरियल 2 × log a का स्क्वायर प्लस x³ बटे फैक्टोरियल 3 × log a का क्यूब प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, अगला है log 1 + x और इसका प्रसार करने पर हमें जो मिलता है वो है x - x² बटे 2 धन x³ बटे 3 ऋण x की घात 4/4 धन डैश डैश डैश। अगला है 1 - x log में, तो log 1 - x, इसमें क्या होगा 1 + x में जहां प्लस था वहां सब जगह माइनस हो जाएगा, पूरे माइनस में रहेंगे और बाकी पद समान रहेंगे। अगला है sin x बराबर होता है x - x³ बटे फैक्टोरियल 3 प्लस x⁵ बटे फैक्टोरियल 5 माइनस x⁷ बटे फैक्टोरियल 7 प्लस डैश डैश डैश। फिर cos x बराबर होता है 1 - x² बटे फैक्टोरियल 2 प्लस x⁴ बटे फैक्टोरियल 4 माइनस x⁶ बटे फैक्टोरियल 6। अगर आप sin x और cos x देखोगे तो sin x में x की विषम घातों की बात हुई है और cos x में x की सम घातें हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, आसानी से दिमाग में बिठा सकते हैं। अगला है tan x और tan x बराबर होता है x प्लस x⁴3/3 प्लस 2/15 x⁵ प्लस डैश डैश डैश। ये कुछ महत्वपूर्ण और हमारे लिए बहुत ही उपयोगी अनंत श्रेणी प्रसार थे। इनकी सहायता से हम बहुत सारे प्रश्नों को हल करते हैं। अभी तक मैंने आपको सीमाओं के बारे में पढ़ाया, लिमिट्स के बारे में पढ़ाया, लिमिट्स का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे ये बताया। अगले वीडियो में हम देखेंगे लिमिट्स से संबंधित कुछ प्रमेय और सवाल, साथ में हम सूत्रों का निर्धारण भी करेंगे। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। साथ ही यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे लिमिट्स के प्रमेय और सूत्र। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।